हेलो डियर ओल्ड फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अचेविंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है, आपका नया लेक्चर होने वाला है। इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर लेक्चर चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए पता है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपके लिए जो बताया था बेरेनियम थ्योरम के बारे में, मैंने आपके लिए 2 कंडीशन बताई थी और दोनों कंडीशन के 2 केस बताए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब मैं बिना कुछ देरी करते स्टार्ट करूंगा बेरेनियम थ्योरम का तीसरा केस। मैंने आपके लिए बताया था ना कि बेरेनियम थ्योरम जो होती है वो आखिरकार क्या होती है। मैंने बताया था कि 2 समतलीय बलों को उनके तल में किसी निश्चित बिंदु के प्रति मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम जो बराबर होता है वो उन बलों के रिजल्टेंट के उसी बिंदु पर मूवमेंट के बराबर होता है। तो मैंने कहा था कि इस थ्योरम के लिए हम क्या कहेंगे, तीन तरह के फोर्सेस के लिए प्रूफ करके दिखाती हैं। अब मैंने बताया था कि तीनों में से कोई एक आपके लिए करके दिखाना पेपर के अंदर प्रूफ करके, ठीक है, जो आपके लिए सिंपल लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने 2 आपके लिए बता दिया था, 2 संघाई बलों के लिए, 2 2 कंक्रीट फोर्स सिस्टम फोर्सेस के लिए और 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए। अब बताऊंगा 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए। ठीक है, तो हैंड डाल के चलना 2 असममित बलों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 असमदिश बलों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए, है ना। देखो अब हम कहेंगे, मान के चलेंगे, माना 2 असमदिश बल P व Q, ठीक है, जिनका परिणामी कैपिटल R है, व इनका मूवमेंट, इनका घूर्ण बिंदु X के परते लिया जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब बात करेंगे कितना आएगा कि परते लिया जाना है। ठीक है, तब देखो अब कंडीशन देखना, हम मान के चलेंगे, माना 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, ये वाले, एक बल ये तो दूसरा बल ऐसे करके जाएगा ऊपर की ओर। तो ये मान लो कि ए बिंदु पे कार्य कर रहा है, ये बी बिंदु पे, तो ये मान लिया कि आर यानी पी बल है और ये आपका क्यू बल है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही है, चाहे इसे पी मान लो, इसकी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके लिए रिजल्टेंट बताया था कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए रिजल्टेंट कार्य करता है बड़े वाले बल के पास और उसी की डायरेक्शन में कार्य करता है। तो मान के चलो कि इस वाले बल के लिए पी का जो मान है क्यू के अपेक्षा क्या है, बड़ा है, तो देखो ऐसे करके तो कार्य करेगा, रिजल्टेंट आर वैसे करके कार्य करेगा। और आर का मान किसके बराबर होता है, दोनों फोर्सेस के अंतर के बराबर होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए, और लाइक पैरेलल फोर्सेस के दोनों बलों के सम के बराबर होता है ना। यही बात तो मैंने आप लोगों को बताई है। अब देखो इस वाले बिंदु के प्रति मान के चलो कि इनका क्या ले आना, मूवमेंट ले आना है। ठीक है, मान के चलेंगे कोई बिंदु है x, यहां मान लिया। ठीक है, हम कहेंगे जब x बिंदु, पहला केस है, ठीक है, जब x बिंदु बल P व Q के बाहर स्थित होगा। ध्यान रखना, आज मैं आपके लिए बहुत सारी चीज बताऊंगा, तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारा लेक्चर आपके लिए देखना है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपके चल के न्यूमेरिकल में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है जब x बिंदु बल P व Q के बाहर स्थित हो। ठीक है, ये A बिंदु, ये B बिंदु हो गया और ये C बिंदु हो गया। हम कहेंगे माना दर्शाएगी चित्र में दो असमदिश बल, नहीं, 2 असमदिश समांतर बलों के लिए हमने डाली थी ना, असमदिश समांतर बलों के लिए, सही है। 2 असमदिश समांतर बल P व Q जो बिंदु कौन कौन से प्रकार कर रहे हैं, ए और
बी पर। ठीक है, वह इनका परिणामी यानी रिजल्टेंट ब्रैकेट में है ना कैपिटल आर बिंदु सी पर कार्य कर रहा है। ठीक है, वह एक्स बिंदु जिसकी परतः घूर लिया जाना है वह बल P व Q के बाहर स्थित है ना। ए से बी से क्या बाहरी जो स्थित माना है। अब देखो क्या करेंगे, यहां तक तो आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें इसी का तो इसी में इसके बारे में बात बताइए। अब देखो, चूंकि असमदिश समांतर बलों के लिए क्या होता है, आर का मान किसके बराबर होता है, पी माइनस क्यू के बराबर होता है ना। कब, जब पी का मान क्यू के अपेक्षा बड़ा होगा। सही है। इसके बाद चूंकि दूसरी कंडीशन क्या होती है कि रिजल्ट समांतर पैरेलल फोर्सेस की प्रथम बल क्या है, पी, और प्रथम बल की परिणामी से दूरी कितनी है, AC इक्वल टू दूसरा बल कितना है, Q, और दूसरे बल की परिणामी की दूरी कितनी है, BC। यहां से ज्यादा की दूरी कितनी है, BC है, इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू BC के। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। हो गया कि नहीं हो गया। मैंने इसकी वो लिख दिया, बस ये वाली चीज क्या लगाई है, अनलाइक पैरेलल फोर्स वाली जो उसकी प्रॉपर्टी लगाई है कि रिजल्टेंट का मान जो होता है दोनों बलों के डिफरेंस के बराबर होता है, और प्रथम बल से यानी फर्स्ट फोर्स की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है सेकंड फोर्स की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब देखो ऊपर का हिस्सा मैं रफ कर देता हूं। सही है, अब देखो क्या करेंगे, हम कहेंगे कब बल P का बिंदु x के सापेक्ष घूर्ण, ध्यान रखना मूवमेंट लेते टाइम पर डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है। ठीक है, देखो बल P का बिंदु x के सापेक्ष मूवमेंट तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे करके रिएक्ट करेगा, तो कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, P इंटू यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, AX। सही है। इसके बाद बल Q का बिंदु x के सापेक्ष घूर्ण कितना आएगा, बल Q, यही तो। अब देखो कैसे रिएक्ट करेगा, ये ऐसे करके रिएक्ट करेगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है कि नहीं, घड़ी की दिशा में, तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। Q इंटू यहां से तक की दूरी कितनी है, Vx। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये माइनस का सिंबल समझ में आया, लिख देता हूं, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है इस वजह से नेगेटिव है, और ये तो पॉजिटिव है इस वजह से क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैंने बताया था ना क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे लिया था, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे लिया था, पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे बल P व Q का बिंदु x के सापेक्ष गुणों का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा, P इंटू AX प्लस माइनस माइनस Q इंटू BX, इसी के तो बराबर होगा। सही है। अब देखो AX की दूरी को ध्यान देखना। सही है, ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
ठीक है। अब देखो बल ax की दूरी, देखो ax की दूरी क्या कह सकते हैं हम, ax का मान कितना है कि हम कहेंगे भैया अगर cx में से, इस टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस घटा दो बस ये वाली, तो यही तो रह जाएगी। तो हम कहेंगे कि p ax का मान किसके बराबर है, cx में से आप भैया क्या घटा दो, ac घटा दो, ठीक है। तो ये आगे वाली रह जाएगी माइनस के q इंटू बी एक्स ऐसे निकालेंगे। देखो बी एक्स कैसे निकलेगी, तो आपको भैया एक काम कर दो कि cx में से, इस cx में से इस bc को घटा दो, है ना। cx में से क्या करो, इस bc को घटा दो। अरे मैं कह रहा हूं कि dx का मान कितना है, यहां से तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं कह रहा हूं कि आप पूरी डिस्टेंस में से, इस पूरी डिस्टेंस में से इस वाली डिस्टेंस को हटा दो, तो यही तो रह जाएगी, सही है। तो कितना आएगा, cx माइनस के bc। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो p इंटू सी एक्स माइनस के p इंटू ए सी माइनस के q इंटू सी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस q इंटू बी सी, ठीक है। तो देखो p इंटू सी एक्स माइनस के q इंटू सी एक्स पास पास रख दिए, ये वाला और ये वाला, सही है। अब इसके बाद इस वाले के पास रखेंगे प्लस के q इंटू बी सी माइनस के p इंटू ए सी। देखो इस कंडीशन में देखो अगर ये ऐसे लिख रही है प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हम कह सकते हैं q इंटू बी सी माइनस के p इंटू ए सी बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो पूरी जीरो बराबर होगी, वैल्यू जो है, सही है ना। तो देखो लगाएंगे कितना आएगा, इसमें से क्या कॉमन आ गया, सी एक्स कॉमन आ गया, तो p माइनस के q और यहाँ पे कितना आ जाएगा सी एक्स प्लस के जीरो, ठीक है। अब p माइनस क्यू किसके बराबर था, r के बराबर था, है ना। तो कहेंगे r इंटू सी एक्स, देखो क्या हो गया, ये r का बिंदु x के सापेक्ष तो मूवमेंट आ गया, निकालो। अरे r इंटू सी एक्स ही तो आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r इंटू सी एक्स, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम कहेंगे ये किसके बराबर हो गया, परिणामी r का बिंदु x के सापेक्ष घूर्ण, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ईजी है, आप करके देखना एक बार, अच्छे से समझना, ठीक है। और ना समझे तो 10 वीडियो को रिपीट करके देखना, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत आसान है, ठीक है। जल्दी से करो, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कर लो जल्दी से इसका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, देखो अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब लेंगे जब, अभी तो मैंने कहा था एक्स बिंदु कहां पर स्थित था, बाहर स्थित था। अब कहां पर कहेंगे, एक्स बिंदु कहां पर स्थित होगा, अंदर स्थित होगा, ठीक है। हम कहेंगे जब, सेकंड केस है, जब एक्स बिंदु बल P व Q के अंदर स्थित हो। जब अंदर स्थित होगा तो फिर क्या करेंगे, देखो पहले बनाएंगे दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बनाएंगे, एक और ये दो, सही है। ये मान लो P और ये Q, ठीक है। तो रिजल्टेंट मान लो ये कार्य करने लग गया, रिजल्टेंट ये हो गया, सही है। तो x बिंदु का मानना है इन दोनों बलों के बीच में तो मानना है, कहीं भी मान लो x बिंदु यहां पर है, ये ए बिंदु पे कार्य कर रहा है, ये बी बिंदु पे कार्य कर रहा है, ये सी बिंदु पे कार्य कर रहा है, सही है। r का मान किसके बराबर होगा, p माइनस क्यू के बराबर होगा, सही है। अब कहेंगे माना दो असमदिश समांतर बल P व Q बिंदु A व B पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। व इनका परिणामी बिंदु C पर कार्य कर रहा है, परिणामी ब्रैकेट में लो कैपिटल R, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया नहीं आ गया। तो कहेंगे वह
x बिंदु जिसके परतः घूर लिया जाना है वह बल P व Q के अंदर स्थित है। ठीक है, तब असंदिग्ध समांतर बलों के लिए R का मान किसके बराबर होगा? P माइनस क्यू के लिए कब P का मान किसके अपेक्षा है? Q की अपेक्षा बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो आगे क्या करेंगे। दूसरी कंडीशन कहती है कि प्रथम बल की परिणामी से दूरी P इंटू ए सी इक्वल टू होगा Q इंटू बी सी के। तो यहां से तक की दूरी कितनी है? BC है। ठीक है, हम कहेंगे बल P का बिंदु x के सापेक्ष घूर्ण, ठीक है, कितना आएगा? बल P का बिंदु x के सापेक्ष, देखो कैसे डायरेक्शन में करेगा, ऐसे क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना आएगा? पॉजिटिव P इंटू ax। इसके बाद बल Q का बिंदु x के सापेक्ष घूर्ण, देखो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे करके रिएक्ट करेगा, है ना। अब ये ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब आ तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव, तो Q इंटू बेस को यहां से तक की दूरी कितनी है? bx है। यहां तक समझ आएगा? देखो ये इस वाली डायरेक्शन कैसी आएगी? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये भी कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसी चीज के लिए जल्दी करो। हो गया होगा ना? देखो आगे करते हैं। ठीक है, देखो कितना आएगा। देखो हम कहेंगे बल P व Q का बिंदु x के सापेक्ष घूर्णों का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? P इंटू ax प्लस के Q इंटू bx। सही है। अब देखो ax की दूरी हम कैसे निकालेंगे c के रेस्पेक्ट के लिए कि भैया अब मैं कहूं अब cx में से इस ac को घटा दो तो ये तो रह जाएगी x, तो घर के चलेंगे P इंटू सी एक्स माइनस के ए सी प्लस के Q इंटू बी एक्स का मान कितना आएगा? देखो बी एक्स मतलब यहां से तक की दूरी, तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से, ठीक है, बी एक्स में से क्या यानी बी सी में से इस बी सी में से इस सी एक्स को हटा दो, इस वाली डिस्टेंस को, पूरी डिस्टेंस में से इस बीच वाली को हटा दो तो यही तो रह जाएगी। तो कहेंगे बी सी माइनस के सी एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? P इंटू सी एक्स माइनस के P इंटू ए सी प्लस के Q इंटू बी सी माइनस के Q इंटू सी एक्स। सी एक्स से एक्स वाले पास पास रखेंगे, P इंटू सी एक्स माइनस के Q इंटू सी एक्स प्लस के Q इंटू बी सी माइनस के P इंटू ए सी। इसमें से कितना कॉमन आ गया? सी एक्स कॉमन आ गया तो P माइनस के Q यहाँ पर आ गया और ये सी एक्स हो गया, ठीक है। प्लस के देखो इस वाले के लिए क्या लिख सकते हैं? Q इंटू बी सी माइनस के P इंटू ए सी इक्वल टू 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो Q इंटू बी सी माइनस के P इंटू ए सी किसके बराबर है? 0 के, तो कितना बच गया? P माइनस Q किसके बराबर है? R के, तो R इंटू सी एक्स। तो हम कहेंगे ये R का ही क्या हो गया? बिंदु x के रेस्पेक्ट में तो मूवमेंट हो गया, तो हम कहेंगे परिणामी R का बिंदु x के सापेक्ष घूर्ण। ये तो होती है धर्म
किसी वस्तु पर कार्य कर रहे दो बलों का किसी निश्चित बिंदु के परत गुणों का बीजगणितीय योग उन बलों के परिणामी के उसी बिंदु पर मूवमेंट के बराबर होता है। ठीक है, उसी कहते हैं बेरिंगटन प्रमेय कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज देखो बेरिंगटन थ्योरम ये इतनी होती है। अब मैंने आपके लिए तीन कंडीशन बताई है, तीनों कंडीशनों में तीन फोर्स बताए और तीनों फोर्स के लिए दो दो कंडीशन बताई है। ध्यान रखना, यदि पेपर में आता है तो पेपर में आप लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई नहीं फोर्सों के नाम तो तीनों के लिखोगे, लेकिन एक बल के लिए समझा के आओगे, दोनों केसेस के लिए जो आपके लिए सिंपल लगे उन तीनों फोर्सेस में उसके लिए करके आ सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करनी है, समझ में आ गया? इसके बाद अपने इसके स्क्रीनशॉट इसका आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, हो गया होगा। क्वेश्चन देखो, ऑफलाइन क्लास चल रही है डेली, अगर आप भाई ऑफलाइन आ जाओ तो और बढ़िया बात है। ऑफलाइन भी आप लोगों को देखो न्यूमेरिकल और अच्छा हो जाएगा, जैसे कुछ ये इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है वो ऑफलाइन आ सकता है। सुबह को 9 बजे से बैच चलता है, 9 से 10 तक। ठीक है, अब तो सब कुछ खुल गया, तो भाई आना चाहते तो आ सकते हो। एक बार कॉल कर लेना भैया, मैसेज करके पूछ लेना कि कितने बजे कैसे कैसे आना है। ठीक है, तो आप एक बार कॉल करके जरूर पूछना आने से पहले। ठीक है, बता दिया जाएगा। बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, फिर आपको हमारे लिए भी नहीं बताया था, हम भी आ जाते अगर ऐसी बात थी तो। ठीक है, देखो हेडिंग डाल के चलना, न्यू हेडिंग, गुणों की व्यापीकृत प्रमेय। जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ मूवमेंट ऑफ, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं हाँ ऐसी आएगी, घोड़ों की व्यक्तिगत में ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, एक बार देख लो इंग्लिश क्या बनती है इसकी, शायद यही बनती है, जनरलाइज्ड थ्योरम करके बनती है। यानी जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एक बार वीडियो देखो, चल रही है, समझ में आ गया ना क्या? तो देखो घोड़ों की अपीकृत प्रमेय आखिरकार क्या होता है। देखो एक बात सोचो, मैंने आपके लिए सबसे पहले क्या बताया था, मूवमेंट बताया था कि मूवमेंट क्या होता है। इसके बाद मैंने आपके लिए बताया था टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताए थे। इसके बाद डायरेक्शन बेस पे बताए थे। इसके बाद मैंने आपके लिए बताई थी घोड़ों यानी बेरिंगटन थ्योरम। तो बेरिंगटन थ्योरम के अंदर कितने बल थे? केवल 2 बल थे। ठीक है, और उन बलों का निश्चित बिंदु के प्रति मूवमेंट लेते थे और उन सभी मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम जो बराबर होता था उन बलों के रिजल्टेंट के उसी बिंदु पर मूवमेंट के बराबर होता था। तो अब देखो घोड़ों की व्यापीकृत प्रमेय क्या कहती है, बेरिंगटन थ्योरम में कितने बल थे? 2। लेकिन यदि किसी वस्तु पर 2 से बहुत सारे बल लगेंगे, 2 से अधिक लगेंगे, तो हम कहते हैं घोड़ों की व्यापीकृत प्रमेय कहती है, ध्यान से सुना, कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के परते घोड़ों का बीजगणितीय योग उन बलों के परिणामी के उसी बिंदु पर गुण के बराबर होता है। इसे ही कहते हैं घोड़ों की व्यापीकृत प्रमेय कहते हैं, जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ मूवमेंट कहते हैं। ध्यान रखना, जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा हो चाहे हिंदी में पढ़ रहा हो, जो बोल रहा हूँ वही याद करना है। ठीक है, मैं देखिए इंग्लिश की बुक में से सेम टू सेम याद कर लिया, रटनी नहीं है कोई चीज, समझो यार क्या कह रहा हूं। देखो लिख रहा हूं, इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों का किसी निश्चित बिंदु के परते घोड़ों का बीजगणितीय योग उन बलों के परिणामी के
उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, यानी इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम उन बलों के परिणामी के उसी बिंदु पर गुण के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसे ही गुणों की व्यापीकृत प्रमेय कहते हैं। जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ मोमेंट कहते हैं। फॉर्मूले से लिखूं, जैसे मान लो बल F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, ऐसे कई बल हैं। बलों का निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय योग जो बराबर होता है बलों के परिणामी के उसी बिंदु पर गुण का मान। ठीक है, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, ये बराबर बराबर होते हैं। समझ में आ गया ना? आ गया? ठीक है, वीडियो चल रही है? समझ में आ गया? यानी बल F1, F2, F3, F4 का निश्चित किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय होता है बलों के परिणामी के उसी बिंदु पर गुण का मान। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना कि इस प्रमेय के अनुसार जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय योग उन बलों के परिणामी के उसी बिंदु पर गुण के बराबर होता है। इसी कहते हैं गुणों की व्यापीकृत प्रमेय कहते हैं, जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो प्रूव करने को प्रूवर कुछ नहीं है, इसका केवल इतना ही है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता 2-3 नंबर में आ जाती है, तो इस पे से याद कर लेना। ठीक है, इतनी इजी तरीके से बताइए, आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट उसका आगे करते हैं। ठीक है, क्या कर दो? देखो इसके बाद करते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग डालना परिणामी घुमावघूर्ण, रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। इंग्लिश में बता रहा हूं, रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। हिंदी में कहते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है परिणामी घुमावघूर्ण। इंग्लिश में कहेंगे रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। ठीक है, परिणामी घुमावघूर्ण क्या होता है? देखो पहले लेक्चर लेकिन चलो ध्यान से सुनना, एक बार बोलूंगा उसके बाद लिखूंगा फिर बाद में नोट कर लेना। ठीक है, तो वो ध्यान से सुनो पहले। देखो जब मैं बोला करूँ डेफिनेशन वगैरह जब बोला करूँ तो आप पहले ध्यान से मन लगा के सुना करो, अपने आसपास की चीज मत देखा करो, पास में क्या हो रहा है। ठीक है, या चुन्नू क्या कर रहे हैं वो चीज मत देखा करो। जब मैं बोलता हूँ पहले उसे देखा करो, आखिरकार बोल क्या रहा हूँ। अगर आप ध्यान मन लगा के सुनोगे तो बैठे बैठे याद हो जाएगी। ठीक है, अगर ऑफलाइन में होती ना तो बैठे बैठे याद करते, इस बात की गारंटी है। जब कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होता है तो हम पढ़ाते हैं ऐसे, यानी जो चीज़ आपके लिए हो तो बैठे बैठे याद हो। ठीक है, देखो अब बात करते हैं। देखो आखिरकार परिणामी घुमावघूर्ण आखिरकार होता क्या है, रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। देखो वैसे बताऊँ, मैंने आपके लिए भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, यानी गुणों की व्यापीकृत प्रमेय से पहले टॉपिक बताया। तो उसमें क्या था कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का जो बीजगणितीय योग जो होता है वो उन बलों के परिणामी के उसी बिंदु पर घूर के होता है। किसके होता है? उस बिंदु पर परिणामी के, उन बलों के परिणामी को उसी बिंदु पर मूवमेंट के होता है। ठीक है, तो बस यहीं पे कट करना है। तो क्या कट करना है? तो अब इसे कहेंगे परिणामी घुमावघूर्ण क्या कहलाता है?
कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का एलजेब्रिक सम ही क्या कहलाता है? परिणामी घुमावोड़ कहलाता है, रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय योग ही क्या कहलाता है? परिणामी घुमावोड़ कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं लिख रहा हूं, देखो, जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो इन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय योग यानी एलजेब्रिक सम योग ही परिणामी घुमावोड़ कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो इन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय योग ही क्या कहलाता है? परिणामी घुमावोड़ कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा? ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसका क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखूं, अगर वैसे लिखूं तो परिणामी घुमावोड़ इक्वल टू होता है का जो मान होता है बल F1 F2 F3 डॉट डॉट ऐसे कहते हैं ना का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय योग ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे करके फॉर्मूले में इस पर लिख लो, अगर आपको लिखना है तो ऐसे करके होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, जल्दी से करो। जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो इन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय योग ही परिणामी घुमावोड़ कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं टॉपिक के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों के अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो तब कर दो आज को भैया आज ही सब कुछ करा दोगे भैया। अभी तो वो बात यह है कि आप लोगों को लेक्चर 2-3 दिन से नहीं आ रहा था, दिक्कत ये है, कुछ प्रॉब्लम यह आती है, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज पढ़ानी पड़ती है, इस वजह से सामने आती है, तो दिक्कत खड़ी जाती है, इससे मदद करने लगता है, तो इस वजह से क्योंकि लेक्चर को ले जाता है, इस वजह से नहीं है। ठीक है, तो इस बात की टेंशन मत लो भैया, क्या करते रहते हो, लेक्चर भेजने के मन में नहीं है, ऐसे ख्यालात मत लाया करो मन के अंदर। ठीक है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से कॉल करके पूछ सकता है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं, हैंड डाल के चलना। नेक्स्ट हेडिंग, गुणों का सिद्धांत। ठीक है, गुणों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, गुणों का सिद्धांत कह लो या गुणों का संतुलन नियम कह लो, मतलब इसका एक ही होता है। ठीक है, गुणों का सिद्धांत देखो, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहलाता है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, लेक्चर चलने चल रहा।
देखो घोड़ों का सिद्धांत आखिरकार क्या कहता है कि ध्यान से सुनना। घोड़ों का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं, जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय घोड़ों का एलजेब्रिक सम यदि 0 हो तो वह वस्तु किस अवस्था में होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। इसे ही कहते हैं घोड़ों का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यहाँ दोबारा से बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय घोड़ों का बीजगणितीय योग यदि 0 हो तो वह वस्तु किस अवस्था में होती है? संतुलन अवस्था में होती है। तो उसे ही कहते हैं घोड़ों का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं लिख रहा हूँ एक बार, फिर याद हो जाएगा। ठीक है, देखो हम कहेंगे इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय घोड़ों का बीजगणितीय योग यदि 0 हो तो वह वस्तु संतुलन यानी इक्विलिब्रियम, ठीक है, संतुलन की में होती है। इसे ही घोड़ों का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात सिग्मा एम का जो मान है वो किसके बराबर है? 0 का मान 0 के बराबर, यानी समेशन एम। यहाँ समेशन एम का मतलब है कि घोड़ों का एलजेब्रिक किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो वस्तु किस अवस्था में होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? घोड़ा का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से स्क्रीन लो, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा अच्छे से? दोबारा से रिपीट करूं तो सुनो ध्यान से फिर कि इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय गुणों का बीजगणितीय योग यदि 0 हो तो वह वस्तु किस अवस्था में होती है? संतुलन की स्थिति में होती है। तो इसे इस घोड़ों का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात सिग्मा एम इक्वल टू कितना आएगा? 0। और यदि ये डेफिनेशन हार्ड लगे तो एक और डेफिनेशन दिखा देता हूं। तो सुनो कि जब किसी वस्तु पर ये दूसरी है डेफिनेशन अदर है, ठीक है, और करके लिख रहा हूं, अथवा हमको जो आपके लिए लगे वो कर देना। ठीक है, जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय क्लॉकवाइज मूवमेंट तथा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का बीजगणितीय योग
शून्य हो तो वह वस्तु संतुलन की स्थिति में होती है। इसे ही गुणों का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस क्लॉकवाइज मूवमेंट का एल्जेशन किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो वस्तु किस अवस्था में होगी? संतुलन की अवस्था में होती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो लेक्चर चल रहा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, मतलब देखो इसका ही मतलब यही होता है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का किसी निश्चित बिंदु के प्रति क्लॉकवाइज मूवमेंट व एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का बीजगणितीय योग यानी अलजेब्रिक सम योग शून्य हो तो वह वस्तु किस अवस्था में होती है? संतुलन की स्थिति में होती है। इसे ही क्या कहते हैं? गुणों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? समेशन यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस की क्लॉकवाइज मूवमेंट तो एल्जेब्रिक सम किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो वस्तु किस अवस्था में आती है? संतुलन की स्थिति में आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? गुणों का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? अगर देखो आज का लेक्चर आपके लिए सभी चीज समझ में आ रही है तो यार वीडियो के लिए प्लीज लाइक जरूर करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना किसी के लिए जो वीडियो देखेगा कि भैया आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, सब कुछ हमारे समझ में आ गया। ठीक है, तो जल्दी चल करो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक के लिए। पहले हो गया वो स्टूडेंट्स ना? देखो अब देखो नेक्स्ट साइड डाल के चलना। बीम को हिंदी में कहते हैं धरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बीम मैं बताऊंगा आखिरकार बीम होती क्या चीज है। ठीक है, देखो वैसे आप लोगों ने घर के अंदर भी देखा होगा बीम पड़ रहा है उस वही बीम होती है रियल में। ठीक है, वही चीज क्या होती है? वही बीम होती है। अब देखो हम बात करते हैं अपनी लैंग्वेज समझाएंगे आखिरकार टेक्निकल के अंदर उसे कैसे बताती है। तो ध्यान से सुनना, मैं जो बात बोलने वाला हूँ उस बात के लिए आप ध्यान से सुनना। बीम देखो इंग्लिश में कहते हैं बीम और हिंदी में कहते हैं धरण। ठीक है, तो अब देखो आखिरकार बीम होती क्या है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ध्यान रखना। जो चलेगा ये सेकंड ईयर के अंदर आएगा थोड़ा बहुत टॉपिक इसका। ठीक है, यानी यही टॉपिक आगे चल के चैप्टर बनेगा और यही चैप्टर मिनिमम 15-16 दिन के अंदर शुरू जाके खत्म होता है। ठीक है, अभी फिलहाल बस आपके लिए थोड़ा बेस बताया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर के अंदर आके यही आपका क्या होता है? बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इस टॉपिक के लिए। तो देखो अब बड़ा क्यों बनता है? उसमें बहुत सारी चीज जुड़ जाती है, इसमें से बड़ा बनता है। ठीक है, बस लेकिन बेस आपके लिए थोड़ा मजबूत रहेगा। तो कहते हैं ना थोड़ी बहुत मजबूती होनी चाहिए बेस के अंदर। जब मकान बनाने तो नीम के होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो ऐसी है क्या नहीं, अब आपका बेस मजबूत रहेगा तो थोड़ा बहुत आगे चल के हमारे लिए आसान लगेगा, नहीं तो फिर आगे चल के लंका ढहनी है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं कि बीम आखिरकार क्या होती है। तो स्टूडेंट को ध्यान से सुनना, एक बार मैं लेक्चर देता हूँ, चल रहा। देखो इसमें क्या बीम क्या होती है? बीम एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिस पर कार्य करने वाले फोर्स उसकी लेंथ एक्सिस के परपेंडिकुलर रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोबारा से सुनो कि जब बीम एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिस पर कार्य करने वाले फोर्स उसकी लेंथ एक्सिस के परपेंडिकुलर रिएक्ट करते हैं, उसी क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब दोबारा से सुनो कि बीम एक ऐसी अनुप्रस्थ काट की छड़ होती है, बीम एक ऐसी अनुप्रस्थ काट की छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाले फोर्स उसकी लंबाई अक्ष के लंबवत कार्य करते हैं। अब समझ में आ गया नहीं? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि बीम एक ऐसी अनुप्रस्थ काट की छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाले फोर्स उसकी लंबाई अक्ष के लंबवत कार्य करते हैं, उसी क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं, आप नोट कर लेना। देखो
बीम एक ऐसी अनुप्रस्थ काट की छड़ होती है, एक ऐसी अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे क्रॉस सेक्शनल होता है, ठीक है। एक ऐसी अनुप्रस्थ काट की छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाले फोर्स यानी कार्य करने वाले बल के लंबाई h, इंग्लिश में लिखूं लेंथ एक्सिस, ठीक है, लंबाई h के लंबवत कार्य करते हैं। बीम कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। यानी बीम क्या होते हैं? बीम एक ऐसी अनुप्रस्थ काट की छड़ होती है जिस पर कार्य करने वाले बल उसकी लंबाई h के लंबवत कार्य करते हैं, बीम कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना स्टूडेंट्स? अच्छे से समझ में आ गया? देखो मतलब कैसा होता है, बीम एक ऐसा सेक्शन होता है, देखो ऐसे, ये एक बीम है, ठीक है, और इस पर हमेशा फोर्स कैसे रेट करेंगे? ऐसे रेट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर। ये इसकी लेंथ एक्सिस होगी, इस एक्सिस की कैसे रेट करेंगे? परपेंडिकुलर रेट करते हैं हमेशा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये क्या बन गया? बीम बन गई। अब देखो कोई बीम बन गई, अब बीम बनने का आप खुद सोचा बाकी का क्या लगेगा? हवा में तो टिकेगी नहीं, तो अब बीम के लिए आती है सपोर्ट। तो देखो मैं आपके लिए बस डायग्राम बनाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा, तो आपके लिए बस ध्यान से सुन लेना कि देखो ऐसे ऐसे होता है। क्यों? वो यहाँ पे सिलेबस के अंदर पेपर में आएगी नहीं, लेकिन ये चीज पूछ लेता बीम क्या होती है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट वगैरह पूछेंगे नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर वगैरह मत हुई। लेकिन अगर आप मैं बोलूंगा कोई जो बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है वीडियो रोक करके, ठीक है, बोल दे रहा हूँ। वैसे पेपर में नहीं आता, लेकिन जानकारी के लिए आपके लिए पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल के अंदर आपके लिए ये नहीं पता होगा कि बीम क्या होती है, कौन सी बीम कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो उसका नाम ही नहीं पता, और बीम कैसे बनती है वो, तो फिर आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे स्टूडेंट? ठीक है, तो इस वजह से ध्यान से सुनना है, जो मैं बताऊंगा टॉपिक अच्छे टॉपिक होंगे, ठीक है। तो देखो अब मैंने बताया बीम बन गई। अब बीम बनने का क्या हुआ? बीम हवा में तो टिकेगी है नहीं, कुछ ना कुछ चीज तो टेकेंगे, तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑन द बीम, कि बीम पर सपोर्ट कितने प्रकार से दी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो ध्यान रखना, किसी बीम के लिए 3 प्रकार से सपोर्ट देते हैं। एक होती है आपकी सिंपल सपोर्ट, सिंपल और रोलर सपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी होती है ये हो सकता है आपकी बुक में भी नहीं दे रखा हो, लेकिन अगर ये चीज आपके लिए नहीं पता होगी तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। हैंड सपोर्ट इसका होती है फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो सिंपल और रोलर सपोर्ट क्या होते हैं, ध्यान से बोल रहा हूं, अगर जिस किसी के लिए नोट करना तो वैसे नोट कर लेना। पहले समझ लो कि सिंपल सपोर्ट क्या होती है, कि यानी एक ऐसी सपोर्ट जिस पे से बीम के लिए कभी भी उठा सकते हैं। जैसे आप समझो ये कैसे, देखो ये हाथ है, इस पे मैंने मार्कर टेक दिया, अब मैं इसे कभी उठा सकता हूँ, ये फ्रीली तो रखी है, तो यही चीज, ये सपोर्ट जो है यानी जिस पे उंगली पे टिकी हुई है, ये हमारी क्या होगी? बीम होगी, और ये क्या होगी? हमारा सपोर्ट हो गई, है ना। तो यानी जिसकी ऊपर टिकी होती है, ऐसे करके टिकी है, तो यानी बीम पर कभी उठा सकते हैं, तो यानी वह सपोर्ट जिस पर से बीम के लिए कभी भी उठाया जा सकता है, ठीक है। तो वह फ्रीली उठाया जा सकता है, तो वह सपोर्ट क्या कहलाती है? आपकी सिंपल सपोर्ट कहलाती है। और रोलर सपोर्ट क्या होती है? यानी वह सपोर्ट जब किसी बीम के लिए सपोर्ट किसकी सहायता से दी जाती है? रोलर की सहायता से दी जाती है, ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? रोलर सपोर्ट कहलाती है। अब देखो कैसे,
भैया ये बन गई हमारी बीम। सिंपल सपोर्ट का सिंबल ऐसे होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और रोलर सपोर्ट का सिंबल ऐसे होता है, ये रोलर लगा देते हैं नीचे और नीचे बन जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये पहली वाली है, पहली वाली का डायग्राम बना लेना, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद ये हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट क्या होती है, अब देखो हिंज सपोर्ट क्या होती है। हिंज सपोर्ट क्या होती है, जब किसी बीम के लिए सपोर्ट हिंज करके दी जाती है। हिंज का मतलब समझते हो, कब्जे की सहायता से दी जाती है। कब्जा समझ देखा होगा, गेट जो इस पर टंगा लगा होता है वही क्या कहलाता है, कब्जे भी लगा होता है, ठीक है। समझ में नहीं आ गया, तो वह कहलाती है आपकी हिंज सपोर्ट कहलाती है। यानी जब किसी बीम के लिए सपोर्ट किसकी सहायता से दी जाती है, किसी कब्जे की सहायता से दी जाती है, तो वह कहलाती है आपकी हिंज सपोर्ट कहलाती है, ठीक है। जैसे इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, ये होगी हमारी बीम, यहां पे ऐसे करके बुला देना इसमें, ठीक है। ये कहलाता है हिंज सपोर्ट का सिंबल कहलाता है। समझ में नहीं आ गया, तो ये दोबारा से बता रहा हूँ, जब किसी बीम के लिए सपोर्ट किसी कब्जे की सहायता से दी जाती है तो वह क्या कहलाती है, आपकी हिंज सपोर्ट कहलाती है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका बात करते हैं फिक्स सपोर्ट, ठीक है। देखो इस पे से कभी भी उठा सकते थे, यहाँ पे क्या हो सकता है, बीम के लिए कभी भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ऐसे करके मोशन कर सकता है। गेट आपने देखा होगा ऐसे करके घूम जाता है, ठीक है। इसके बाद करके चलते हैं फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होती है कि जब यानी जब किसी बीम के सिरे क्या कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं। देखो ऐसे करके, एक सिरा फिक्स हो या दो सिरा फिक्स हो, तो वह बीम क्या कहलाती है आपकी फिक्स, यानी वह सपोर्ट क्या कहलाती है आपकी फिक्स सपोर्ट के अंदर आती है ये वाली चीज, ठीक है। जैसे आपने देखा हो दो दीवारों के बीच में जो बीम पड़ी होती है वो एक फिक्स सपोर्ट के अंदर आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे कभी भी उठा नहीं सकती है, वो दीवार में क्या होती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की बीम के लिए सपोर्ट दी जाती है, एक सिंपल रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और आपके आती है फिक्स सपोर्ट। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। देखो सिंपल और रोलर सपोर्ट क्या होती है, यानी जब किसी बीम के लिए सपोर्ट, जब किसी बीम को इस प्रकार, जब किसी बीम के लिए सपोर्ट इस प्रकार दी जाती है कि बीम के लिए यानी कभी भी स्वतंत्र पूर्वक उठा सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट पैसे, तो वह कहलाती है सिंपल और रोलर सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट कहलाती है। और जब किसी बीम के लिए सपोर्ट किसी रोलर की सहायता से दी जाती है तो वह कहलाती है रोलर सपोर्ट, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि जब किसी बीम के लिए सपोर्ट, जब किसी बीम को सपोर्ट इस प्रकार दी जाती है कि बीम के लिए सपोर्ट से कभी भी उठाया जा सकता है तो वह सपोर्ट सिंपल सपोर्ट कहलाती है। और जब किसी बीम के लिए सपोर्ट किसी रोलर की सहायता से दी जाती है तो वह रोलर सपोर्ट कहलाती है। लिख लेना, ठीक है, अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो बस सिंबल बना लेना, जिससे आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे करके सिंबल बनता है इसका, ठीक है। हिंज सपोर्ट इस चीज के लिए सेकंड ईयर के अंदर बताऊं बहुत चीज डिटेल में, ठीक है। अगर फिलहाल में आपका यानी अपनी चीज याद रखो कि ऐसा बनता है, कोई कहानी इतनी ज्यादा आप लोगों की जरूरत नहीं है फिलहाल में, अपने जो फिलहाल में अपना काम जो इस चीज को जानना है, सिंपल सपोर्ट होती कैसी चीज है, ठीक है। देखो उसे आगे चल के बहुत डिटेल में जानेंगे सेकंड ईयर के अंदर जाके, बहुत डिटेल में, ठीक है। तो देखो हिंज सपोर्ट क्या कहलाती है, दो बार लिख दिए। देखो हिंज सपोर्ट क्या कहलाती है कि जब किसी बीम के लिए सपोर्ट किसी कब्जे की सहायता से दी जाती है, यानी हिंज की सहायता से दी जाती है तो वह हिंज सपोर्ट कहलाती है, ठीक है। जैसे गेट वगैरह जो लगे होते हैं, ठीक है। इसका फिक्स सपोर्ट क्या होती है कि वह सपोर्ट जिसकी सहायता से बीम के सिरे के, बीम के एंड्स जो होते हैं, सिरे जो क्या कर दिए जाते हैं, बिल्कुल फिक्स कर दिए जाते हैं। जब किसी बीम के सिरे फिक्स कर दिए जाते हैं तो वह सपोर्ट क्या कहलाती है, आपकी फिक्स सपोर्ट कहलाती है। समझ में आ गया, बीम समझ में आया, बीम के आपकी सपोर्ट समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से लो। ले लिया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए देखो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, देखो आज का अगर यदि आप लोगों के लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना है और बताना है कि भैया हमारे सब कुछ अच्छे से समझ में आया। और देखो ये चीज़ जो मैंने बताई है आप लोगों के लिए सारी की सारी चीज़ नोट करनी है, और ये चीज़ मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है सपोर्ट की, क्योंकि देखो ये यहाँ पर आएगी नहीं, तो मैंने इस तरह से डेफिनेशन लिखा नहीं, टाइम वीडियो खींचेगी, लेकिन बता दिया अगर जो बच्चा लिखना चाहे वो वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक के लिख सकता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आती है वो मैंने सारी चीज़ आपके लिए बता दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल को टॉपिक के लिए आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कल न्यूमेरिकल भी करेंगे बीम के ऊपर, और रिएक्शन वगैरह भी देखेंगे आगे करके क्या होती है, कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल को नए लेक्चर नए वीडियो के साथ। थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।